यूक्रेन में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। खबर के मुताबिक यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर स्ट्राइक की गई है और जानकारी सामने आ रही है कि खार्किव में रूसी सेना की जोरदार बमबारी हुई है और इस हमले में खार्किव के 2 लोग मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर स्ट्राइक की गई है। यूरोप में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन की 3 दिशाओं से घेराबंदी कर दी है। 1941 में जिस तरह हिटलर की सेना ने रूस पर घेरा डाला था, उसी रणनीति पर रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। बीती रात रूसी सेना ने यूक्रेन पर ज्वालामुखी बम यानी फैब 3000 से हमले किए हैं। पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे बड़े मिसाइल हमले हुए हैं। विस्फोट इतने जबरदस्त थे कि पोलैंड में भी झटके महसूस किए गए। इसे पुतिन का ऑपरेशन बारबरोसा 2 कहा जा रहा है। देखिए क्या है पुतिन के इस ऑपरेशन का लक्ष्य और इसे कैसे अंजाम दे रही है रूसी सेना। यूक्रेन युद्ध अब से करीब 80 साल पुरानी नीति की तरफ लौट चुका है। पुतिन ने हिटलर की रणनीति को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस ने लगातार दूसरे दिन युद्ध में फैब 3000 बम का इस्तेमाल किया है। रूस ने दूसरे दिन वोल्चांस्क पर फैब 3000 बम से हमला किया। रूस ने 20 जून को खार्किव के लिपित्स्क क्षेत्र पर फैब 3000 से हमला किया था। इस हमले में यूक्रेन के 1700 सैनिक मारे गए थे। पुतिन ने अब युद्ध में ज्यादा तीव्रता वाले विनाशक बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और यह कीव पर दबाव बनाने की रणनीति है। रूसी जमीन पर बढ़ते यूक्रेन के हमलों के बाद पुतिन ने भी युद्ध का विस्तार कर दिया है। अब सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ही रूस के हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि पश्चिमी यूक्रेन पर भी रूस ने हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना ने बीती रात पश्चिमी यूक्रेन के लवीव पर मिसाइल हमले किए। इन मिसाइलों का टारगेट लवीव के हथियार गोदाम बने और लवीव के आसमान पर धुएं का ऊंचा गुबार नजर आने लगा। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के वोलोदिमीर पर भी मिसाइलें बरसाईं। वोलोदिमीर में यूक्रेनी हथियार डिपो को भारी नुकसान की रिपोर्ट है। इवानो-फ्रांस्क में रूस ने बमबारी करके यूक्रेनी रसद, इन्फेंट्री व्हीकल गोदाम को उड़ा दिया है। उज़होरोड और टेर्नोपिल में भी रूस ने जबरदस्त हमले करके यूक्रेनी सेना के लॉजिस्टिक्स को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गृहनगर और ससुराल क्रीवी रीह पर भी रूसी सेना ने मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने चासिव यार में हमला करके यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। इस बेस पर यूक्रेनी सेना के साथ साथ नेटो प्रशिक्षक भी मौजूद थे। हमले में 32 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं रहेगा। 80 साल पुराना ऑपरेशन बारबरोसा शुरू हो चुका है।
पुतिन एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और उसके लिए हथियार आपूर्ति पूरी हो चुकी है। पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध का ऑपरेशन बारबरोसा यूक्रेन की जमीन पर उतार दिया है। पुतिन की सेना तीनों दिशाओं से यूक्रेन को घेरकर उसका दम घोंट रही है। पूर्वी दिशा से डोनेस्क, खार्किव, चेर्निहिव, पोल्टावा, सुमी और चासिव यार पर हमले हो रहे हैं। दक्षिण में क्रीवी रीह, ज़ेपोरिजिया, माइकोलेव और खेरसोन को तबाह किया जा रहा है। पश्चिम में लवीव, वोलोदिमीर, इवानो-फ्रांस्क, उज़होरोद और टेर्नोपिल पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन पर 3 ओर से हमले ठीक उसी अंदाज में हो रहे हैं जैसे 22 जून 1941 को हिटलर की सेना ने रूस पर हमले शुरू किए थे। यह दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जंगी मोर्चा था और उसी तर्ज पर पुतिन ने भी मोर्चा खोला है। हिटलर की सेना ने 22 जून 1941 को सोवियत रूस पर 3 दिशाओं से हमला बोला था। यह ऑपरेशन इटली के किंग फ्रेडरिक बारबोसा के नाम पर रखा गया। जर्मन सेना ने पोलैंड से ऑपरेशन शुरू किया। नाजी सेना के नॉर्दर्न आर्मी ग्रुप ने रूस के लेनिनग्राद पर हमला शुरू किया। आर्मी ग्रुप सेंटर ने मॉस्को पर अटैक किए। आर्मी ग्रुप साउथ ने स्टालिनग्राद को घेर लिया। ये रूस पर हिटलर का सबसे बड़ा हमला था। 3 दिशाओं से हुए हमले के बाद रूस को संभलने का मौका नहीं मिला। रूस के 3 बड़े शहरों को हिटलर की सेना घेर चुकी थी। इस सबसे बड़े मोर्चे पर युद्ध में 1 करोड़ सैनिक उतरे थे। जंग इतनी भीषण थी कि दोनों ओर के 80 लाख जवान मारे गए थे। – 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा के बाद 1945 तक हालात क्या हो गए थे, ये पूरी दुनिया जानती है। हिटलर को मौत चुननी पड़ी। रूस का इशारा भी इसी अंजाम की तरफ है। पुतिन चाहते हैं कि ऑपरेशन बारबरोसा रिवर्स के बाद या तो यूक्रेन सरेंडर करे वरना संपूर्ण विनाश के लिए तैयार रहे। पुतिन ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले शुरू हो चुके हैं और कई तरह के हथियार प्रयोग किए गए हैं। रूस ने TU सीरीज के न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन पर हमले किए हैं। KH-101, KH-555 क्रूज मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल की गई हैं। फैब 3000 बम से 2 हमले किए गए हैं। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का एक पावर प्लांट मिसाइल हमले में नष्ट हो गया। लवीव में एक तेल डिपो रूस ने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। इवानो-फ्रैंकोव्स्क, विनित्सिया और खमेलनित्स्की में भी रूस ने 4 मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब पश्चिम की तरफ होता जा रहा है और इसकी वजह है यूक्रेन के रूसी जमीन पर हमलों का प्रतिशोध। पुतिन ने रूसी सेना को आदेश दे दिए हैं कि यूक्रेन के सभी बड़े शहरों पर इतना बारूद बरसाया जाए जिससे यूक्रेन युद्ध का मोर्चा छोड़ने पर मजबूर हो जाए। पश्चिमी यूक्रेन पर हमले का मतलब है पोलैंड की सीमा के करीब हमले और बीती रात पुतिन के हमलों से पोलैंड में डर फैल गया। यूक्रेन के खमेलनित्स्की, लवीव और टेर्नोपिल शहर पोलैंड सीमा के नजदीक हैं। रात भर इन शहरों में मिसाइलें बरसती रहीं। पोलैंड को डर था कि रूस की मिसाइल उसकी सीमा में ना गिर जाए। पोलैंड के फाइटर जेट पूरी रात सीमा पर उड़ान भरते रहे। पुतिन के ऑपरेशन बारबरोसा से यूरोप में युद्ध विस्तार का डर बढ़ गया है
और अब यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन पर बरसने वाला बारूद नेटो पर भी बरस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच कजाकिस्तान की राजधानी में भीषण आग की खबर सामने आ रही है। अस्ताना की 26 मंजिला इमारत में आग की खबर है। धुएं और आग की लपटों से ये बिल्डिंग घिरी हुई आपको नजर आ रही है। इमारत के जलने की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें आपको, आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका। तो कजाकिस्तान से आ रही है ये तस्वीरें, जहां पर बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी हुई है। आग की लपटों से घिरी हुई इस इमारत को साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो सका है कि आग किन कारणों से लगी। अगले 24 घंटे में अरब दहल सकता है, क्योंकि इजराइल लेबनान पर हमले का फैसला ले सकता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल में तबाही मचा सकता है। यानी अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुलता है या फिर गाजा विनाश का चैप्टर आगे बढ़ता है। लेकिन जो हालात बन चुके हैं उससे साफ लग रहा है कि कुछ घंटों में युद्ध का आलाम पड़ जाएगा, क्योंकि इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं और लेबनान से विदेशी नागरिक भाग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेबनान तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के अलावा सुपर पावर अमेरिका और ब्रिटेन को भी ललकारा है। इजराइल में सायरन बज रहे हैं। लेबनान में अफरा तफरी का माहौल है। यह किसी बड़े विनाश का संकेत है। यह किसी युद्ध का इशारा है। कभी भी उत्तरी इजराइल सुलग सकता है। कभी भी दक्षिणी लेबनान में तबाही का ज्वालामुखी फट सकता है। कुछ घंटों में गाजा से भी बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ है। वो साफ बता रहा है कि हालात कितने तनावपूर्ण हो चुके हैं। कभी भी इजराइल दहल सकता है, कभी भी लेबनान में बड़े विस्फोट हो सकते हैं। हिजबुल्लाह ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले से भी बड़ा अटैक करने जा रहा है। गाजा में युद्ध विराम नहीं होने से ईरानी प्रॉक्सी तमतमा रहे हैं। वो इजराइल को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। अगले 24 घंटे बहुत दहशत भरे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की पूरी तैयारी है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों की बड़ी खेप है और वो कभी भी अपने लड़ाकों को इजराइल की सीमा में घुसा सकता है। मोसाद ने इनपुट दे दिया है। वैसे भी इजराइल 7 अक्टूबर जैसी गलती को दोहराना नहीं चाहता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिजबुल्लाह का फिर अटैक पैटर्न क्या होगा। हिजबुल्लाह भी पैटर्न बदलकर हमला कर सकता है, जिसके लिए वो इजराइल की घेराबंदी कर सकता है। जहां एक तरफ वो उत्तरी इजराइल में लड़ाकों की घुसपैठ कराएगा, लेकिन उससे पहले मिसाइल स्ट्राइक करके इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। इसके अलावा गोलन हाइट्स से भी हमला करने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाकों की फौज तैयार है। लेकिन सबसे नया पैटर्न होगा भूमध्य सागर से इजरायली पोर्ट को निशाना बनाया जाए।
हिजबुल्लाह इस बार जल, नभ और थल तीनों से ही हमला करने की प्लानिंग में है और अगर इजराइल ने उसे रोक भी लिया तो फिर हिजबुल्लाह ने इमरजेंसी प्लान भी तैयार किया हुआ है। हिजबुल्लाह अगर कहीं भी युद्ध में इजराइल के खिलाफ कमजोर पड़ा तो वो तुरंत ही फ्रंट फुट पर दूसरे प्रॉक्सीज को उतार देगा। हूती और सीरिया, इराक में मौजूद जो प्रॉक्सी हैं वो इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में साइप्रस पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने जो धमकी दी है उससे साफ जाहिर है कि हिजबुल्लाह सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि उसके मददगार पश्चिमी देशों से युद्ध की तैयारी कर चुका है। हसन नसरल्लाह ने कहा है, हमें भूमध्य सागर और लाल सागर में दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों से कोई खतरा नहीं है, बल्कि हमने अमेरिकी जहाजों पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। भूमध्य सागर में साइप्रस पड़ता है, जहां ब्रिटेन का अक्रोतिरी एयरबेस है। मोसाद का इनपुट है कि हिजबुल्लाह साइप्रस के 4 बड़े एयरबेस पर अटैक की तैयारी में है। इजरायली खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने साइप्रस पर हमले के लिए 300 से ज्यादा मिसाइल तैनात की हैं, जिसमें पाफोस, लताकिया, अक्रोतिरी, ढेकेलिया पर हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ने फतेह मिसाइल को लॉन्च पैड पर लगाया है, जो 400 से 600 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, जबकि लेबनान से साइप्रस की दूरी 264 किलोमीटर है। यानी इजराइल के अलावा साइप्रस भी टारगेट पर है, क्योंकि साइप्रस ने इजराइल को हमले के लिए एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इसीलिए हिजबुल्लाह सबसे पहले साइप्रस को तबाह करके भूमध्य सागर में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। कुछ घंटों में इजराइल लेबनान में युद्ध शुरू हो सकता है। इसके पीछे पहली वजह है, हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की धमकी दे दी है। दूसरी वजह, इजराइल ने बॉर्डर पर टैंक और मिसाइलों की तैनाती कर दी है। इसकी तीसरी वजह है, इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया है। और चौथी वजह है, हिजबुल्लाह को ईरान, रूस से भारी तादाद में हथियार मिले हैं। इसकी 5वीं वजह, यूएन चीफ ने चेतावनी दी है, युद्ध हुआ तो लेबनान अगला गाजा बन सकता है। और इसकी 6ठी वजह की बात करें तो युद्ध की आशंका को लेकर लेबनान से विदेशी नागरिक अपने देश लौटने लगे हैं। इसकी 7वीं वजह की बात करें तो पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों को इजराइल लेबनान पर यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। हिजबुल्लाह की धमकी और फिर बड़ी जंग की तैयारी के बाद इजराइल में हाई अलर्ट जारी हो गया है। वॉर कैबिनेट की मीटिंग के बाद वॉर इमरजेंसी का ऐलान हो गया है, जिसमें फैसला लिया गया है कि हमले होने की स्थिति में इजराइल वॉर रेडी मोड में रहेगा, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। इजराइल की तैयारी समझ लीजिए, जिसमें 3 लेयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। बॉर्डर पर वॉर रेडी मोड एक्टिवेट हो गया है। एयरबेस पर फाइटर जेट हमले के लिए तैयार हैं। गाजा से सैनिकों को बुलाकर लेबनान बॉर्डर पर लगाया गया है। अब इजराइल लितानी नदी के पार जाकर भी तबाही मचाएगा। इसके अलावा बॉर्डर सिटी मेतुला के 35% इलाके को हिजबुल्लाह से आजाद कराएगा। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने मेतुला के उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है जहां यहूदी बस्तियां मौजूद हैं। वो इलाका करीब 35% है। इसलिए इजराइल अब लितानी के पार जाकर बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकता है। इजराइल की तैयारी को देखते हुए लेबनान में दहशत फैल गई है। कुवैत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा है, जबकि कनाडा ने लेबनान से 45,000 नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने इजराइल लेबनान यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी की है। फ्रांस ने लेबनान इजराइल जाने से लोगों को रोक दिया है। पोलैंड ने भी लेबनान इजराइल यात्रा से परहेज की अपील की है।
इसके अलावा डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे ने भी अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। अगले 24 घंटे बेहद अहम है। इजरायली सरकार हमले का फैसला ले सकती है, जबकि हिजबुल्लाह कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार इजरायल ने बमबारी शुरू की तो उसे काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो हमास की तरह पहले हमला करके इजरायल को दहलाने की तैयारी में है। ऐसा हुआ तो लेबनान और इजरायल में सीधी जंग शुरू हो जाएगी, जबकि अमेरिका लेबनान पर हमले में मदद का भरोसा इजरायल को दे चुका है। यानी अरब हमास ईरान के बाद हिजबुल्लाह से जंग में कभी भी सुलग सकता है, जो सीधे तौर पर बड़े विनाश का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खैरसौ में रूसी सेना के बड़े हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया गया। इस रूसी हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए। जानकारी के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन के 17 सैनिक मारे गए। गाजा में अब जो जंग शुरू हुई है वो अब तक की सबसे बड़ी और असली जंग कही जा रही है। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जे को लेकर जंग चल रही है। इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ये तभी संभव है जब 14 किलोमीटर के फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर IDF का पूरी तरह से कब्जा हो पाए। तो सवाल यही है कि आखिर हमास के अंत के लिए फिलाडेल्फिया पर कब्जा करना क्यों जरूरी है? इस सवाल का जवाब हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में है। गाजा में अब तक जो विनाश हुआ, अब तक जो नरसंहार हुआ, वो कुछ भी नहीं है। गाजा का असली सर्वनाश तो अब शुरू हुआ है। गाजा में असली जंग तो अब शुरू हुई है। वो जंग जो न सिर्फ हमास का अस्तित्व मिटा देगी, बल्कि गाजा को पूरी तरह से शमशान बना देगी। नेतन्याहू और उनकी सेना ने गाजा से हमास के अंत का नया लक्ष्य तय कर लिया है। लेकिन हमास का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर IDF का पूरी तरह से कब्जा नहीं हो जाता। इजरायली सेना ने अब फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जे के लिए भीषण जंग शुरू कर दी है। ये वही फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है जिसकी वजह से अब तक हमास खत्म नहीं हो पाया है। गाजा जंग शुरू हुए 9 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी हमास पूरी ताकत के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सवाल यही है कि आखिर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है क्या? हमास को मिटाने के लिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा क्यों जरूरी है? अगर 9 महीने की जंग के बाद भी हमास का वजूद नहीं मिटा, तो इसके पीछे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की क्या भूमिका रही? इन सवालों के उत्तर जानना जरूरी है। गाजा और मिस्र की सीमा पर मौजूद है 14 किलोमीटर लंबा बफर जोन। इसी बफर जोन को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर या फिलाडेल्फिया रूट कहा जाता है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नीचे हमास की 100 से ज्यादा सुरंगें हैं।
इनमें से ज्यादातर सुरंगों का एक छोर गाजा तो दूसरा छोर मिस्र में खुलता है। कॉरिडोर के नीचे मौजूद यही सुरंगें हमास के लिए अभेद्य कवच का काम करती आ रही हैं। चौदह किलोमीटर लंबा फिलाडेल्फिया कॉरिडोर हमास के लिए कितना जरूरी है, अब इसे भी समझिए। जमीन के ऊपर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है और जमीन के नीचे हमास की सुरंगों का जाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नीचे हमास की 100 से ज्यादा सुरंगें हैं। 50 से ज्यादा सुरंगें मिस्र और राफा से जुड़ी हुई हैं, यानी सुरंगों का एक सिरा राफा में खुलता है और दूसरा छोर मिस्र में। इन सुरंगों को हमास की लाइफलाइन कहा जाता है। ये हमास का सबसे बड़ा हथियार सप्लाई का रूट है। दूसरे संगठनों के लड़ाके इसी रूट से गाजा पहुंचकर जंग लड़ते हैं। खतरा बढ़ने पर हमास के सभी बड़े लीडर्स और कमांडर्स इन्हीं सुरंगों से होकर मिस्र पहुंचते हैं और इस तरह से वो इजराइल के हमले से बच जाते हैं। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नीचे मौजूद 100 से ज्यादा सुरंगें हमास की लाइफलाइन है। यही वजह है कि अब इजरायली सेना इन सुरंगों को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के आसपास राफा में आईडीएफ की बमबारी तेज हो गई है। राफा में आईडीएफ की नई बमबारी में कम से कम 25 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आईडीएफ की बमबारी से राफा किस तरह शमशान बनता जा रहा है, उसकी गवाही ये सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। इजरायली सेना के ऑपरेशन से पहले राफा ऐसा दिख रहा था। आसमान से इमारतों का जाल और घनी आबादी नजर आ रही थी, लेकिन अब इजराइल के हमले के बाद राफा खंडहर बनता जा रहा है। ज्यादातर इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। राफा में महाविनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायली सेना 14 किलोमीटर के बफर जोन यानी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नीचे मौजूद हमास की कुछ सुरंगों तक आईडीएफ पहुंच चुकी है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि इजराइल ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के कुछ हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया है। हमास को समाप्त करने के लिए इस कॉरिडोर पर पूरी तरह से कब्जा करना जरूरी है। अब इजराइल ने मिस्र की सीमा में पड़ने वाली सुरंगों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को पूरी तरह से सीज करने के बाद हानिया, सिनवार और मोहम्मद दाइफ जैसे हमास के बड़े नेताओं को खत्म करने का प्लान है। हमास फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और उसके नीचे मौजूद सुरंगों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। दोनों तरफ से भीषण वार पलटवार हो रहा है, जिसमें बेकसूर नागरिक मारे जा रहे हैं। जाहिर है 14 किलोमीटर के बफर जोन पर कब्जा करने के लिए रक्तपात और ज्यादा होने जा रहा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि गाजा में असली जंग तो अब शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पुतिन का नेटो संहार अभियान बहुत तेज हो गया है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया और वियतनाम दौरे से ही अमेरिका चिंता में था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति तेहरान का दौरा करने वाले हैं। इजराइल हमास की जंग से अरब सुलग रहा है और ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। दुनिया के एंटी नाटो ब्लॉक पर SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया को डराने वाली रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस बहुत तेजी से न्यूक्लियर जखीरा बढ़ाने में जुटे हैं और नाटो से सीधी जंग की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने धरती के 3 हिस्सों पर महासंग्राम के बिसात बिछा दी है। अठारह 19 जून को पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। और शासक किम जोंग उन के साथ 20 से ज्यादा सामरिक समझौते किए। इसके बाद एंटी अमेरिकी खेमे के देश वियतनाम के दौरे पर गए और हनोई में कई सामरिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब रिपोर्ट यह है कि पुतिन अपने घनिष्ठ सहयोगी देश ईरान के दौरे पर जाने वाले हैं। राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद पुतिन का पहला तेहरान दौरा होगा। इस दौरे पर पुतिन तकनीक ट्रांसफर से जुड़े कई समझौते कर सकते हैं। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। इस दौरे में ईरान को परमाणु तकनीक भी ट्रांसफर हो सकती है। अरब इस समय यूक्रेन से भी बड़ा वॉर फ्रंट बना हुआ है। कई देशों में टकराव के आसार हैं और जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ऐसे में पुतिन का दौरा वर्ल्ड वॉर का एक और एपिसेंटर तैयार करने वाला माना जा रहा है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि दुनिया में परमाणु विश्व युद्ध के 3 मोर्चे तैयार हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के दौरे के बाद नॉर्थ कोरिया बड़ी जंग के लिए तैयार है। पुतिन नॉर्थ कोरिया में लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। इसके साथ ही किम भी अपने परमाणु हथियार अपग्रेड कर रहा है। दूसरा मोर्चा है ईरान। राष्ट्रपति पुतिन ईरान के दौरे पर जाने वाले हैं। गाजा युद्ध से ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है और ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु हथियार अपग्रेड करने और वॉर ड्यूटी पर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। रूस की पैसिफिक फ्लीट का जापान के करीब युद्धाभ्यास जारी है। रूस के युद्धपोत कैलिबर मिसाइलों की फायर टेस्टिंग में जुटे हैं। रूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख बेलारूस दौरे पर हैं। बेलारूस में तैनात टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के ऑपरेशन पर रूस बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। पुतिन के ऐलान के और रूस की न्यूक्लियर तैयारियों को देखते हुए अमेरिका और यूरोप भी आत्मरक्षा में सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से GBU-7 बंकर बस्टर बम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है।
इसके साथ ही अमेरिका ने यूरोप में अपने न्यूक्लियर हथियारों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। अमेरिका का यूरोप बेस पर रखे गए न्यूक्लियर हथियार अपग्रेड किए जा रहे हैं। यूरोप में अमेरिका के परमाणु हथियार कहां-कहां तैनात हैं, ये देखिए। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम का क्लेन ब्रूगल एयरबेस। यहां अमेरिका ने B-61-3 नाम के 15 न्यूक्लियर बम तैनात किए हैं। इन्हें F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा ठिकाना है जर्मनी का बुशेल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए गए हैं। इनको PA-200 टॉर्नेडो फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का तीसरा न्यूक्लियर ठिकाना है इटली का एवियानो एयरबेस। यहां 20 B-61-3 परमाणु बम रखे गए हैं। इनको F-16 फाइटर जेट से टारगेट पर दागा जा सकता है। चौथा ठिकाना है इटली का गेडी एयरबेस। यहां 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर रेडी है। इनको भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का यूरोप में पांचवा न्यूक्लियर ठिकाना है नीदरलैंड्स का बाल्किल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर बम रखे हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से दागे जा सकते हैं। अमेरिका का छठा न्यूक्लियर बेस है तुर्की का इंसरलिक एयरबेस। यहां 20 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार रखे गए हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। इस तरह अमेरिका ने यूरोप में रूस के खिलाफ कुल 100 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर रखे हैं। यूरोप के साथ साथ अमेरिका ने पुतिन के सहयोगी किम के खिलाफ भी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका और साउथ कोरिया के फाइटर जेट साझा मिसाइल ड्रिल कर रहे हैं। इस तरह से धरती के 3 क्षेत्रों में परमाणु युद्ध की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीते 24 घंटों में यूक्रेन ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना भी रूस ने नहीं की थी। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर, रूसी सेना के हथियार खानों पर और रूस की तेल रिफाइनरियों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन की सेना ने नाटो के नए हथियारों का इस्तेमाल करके एक ही रात में रूस को बड़ा सदमा दे दिया। दूसरी तरफ युद्ध भूमि पर भी यूक्रेन के गुरिल्ला युद्ध से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का गुरिल्ला रण ही इन महाविनाश का कारण बनेगा? एक के बाद एक धमाके हुए। अंधेरे में आग का गुबार उठा और सिर्फ एक रात में रूस के 4 ऑयल डिपो खाक हो गए। यूक्रेन के ड्रोन ने आगे बढ़ते रूसी टैंकों का पीछा किया, सटीक निशाना साधा और एक ही दिन में रूस के कम से कम 14 सबसे शक्तिशाली T-72 टैंक कम हो गए। खार्किव से आगे बढ़ती रूसी सेना पर यूक्रेन ने छिपकर हमला किया और गुरिल्ला वॉरफेयर में रूस के 54 आर्टिलरी सिस्टम और कम से कम 35 बख्तरबंद वाहन ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन की सेना ने रणनीति बदल दी है। यूक्रेन अब रूस की सेना से आमने सामने की जंग नहीं लड़ रहा है। यूक्रेन की सेना अब गुरिल्ला युद्ध करके रूसी धरती का दहन कर रही है। सबूत बीते 24 घंटों में रूस से आई धमाकों के इन तस्वीरों में छिपे हैं। क्या यूक्रेन के यही हमले उसके सरेंडर की वजह बन सकते हैं? क्या नेटो से मिले नए हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की ने वो गलती कर दी है जिसकी कीमत पूरे यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी? रूस की चौतरफा बमबारी से परेशान होकर अब यूक्रेन ने नेटो के हथियारों से रूसी ठिकानों पर गुरिल्ला और टारगेटेड अटैक शुरू कर दिए हैं। इक्कीस जून को यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरियों और ऑयल डिपो पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया।
इस हमले में रूस की 4 रिफाइनरीज को बड़ा नुकसान हुआ। रूस की अफिप, इल्स्की, क्रास्नोदार और अस्ट्राखान रिफाइनरियों में धमाके के बाद आग के बड़े गुबार उठते देखे गए। यूक्रेन ने रूसी सेना के कितने ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया, इसे बताने वाला एक नक्शा कीव ने जारी किया है। यूक्रेन डिफेंस का दावा है कि एक दिन में यूक्रेन की सेना ने नेटो से मिले यूएवी और ड्रोन से कम 228 टारगेटेड हमले किए। यूक्रेन डिफेंस ने दावा किया है कि 21 जून की रात उन्होंने डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूस के कई हथियार गोदामों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के निशाने पर रूस के वो हथियार गोदाम थे जहां शाहेद ड्रोन रखे हुए थे। बीते 24 घंटों में डोनेट्स्क ओब्लास्ट के अलावा खेरसौन में भी रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। नाटो देशों से मिले एक खास मिसाइल और नए हथियारों से यूक्रेन ने रूस के ऑयल और हथियार डिपो पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई हिस्सों पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। ज्यादातर ड्रोन हमलों को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, लेकिन यूक्रेन को नेटो से मिले एक खास हथियार ने रूस में तबाही मचा दी है। इस हथियार का नाम है GMLRS यानी गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये रॉकेट सिस्टम जमीन से जमीन पर सटीक हमला करता है, लेकिन इससे निकलने वाले रॉकेट और गोले मिसाइलों की तरह सटीक और ताबड़तोड़ हमला करते हैं। खेरसौन क्षेत्र में रूसी सैनिकों की तैनाती वाली जगहों पर गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागे गए मिसाइल जैसी शक्ति वाले गाइडेड गोले और सटीक हवाई बमों ने रूस के खेमे में तबाही मचा दी है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले गाइडेड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से दागे गए गोले और बम कितने खतरनाक हैं, अब इसका सबसे नया सबूत देखिए। खेरसौन में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन और नेटो के हवाई हमलों से बचने के लिए ओसा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए थे, लेकिन यूक्रेन की सेना की 79वीं सेपरेट एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस के ओसा एयर डिफेंस सिस्टम को खाक कर दिया। यूक्रेन ने 24 घंटों में रूस पर जर्मनी से मिले होवित्जर से भी हमला किया। इस बीच नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को नए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। हाउवित्जर के अलावा खार्किव के मोर्चे पर यूक्रेन ने जर्मनी के पैंजर हाउविट्ज 2000 SPG टैंकों से रूस पर गोरिल्ला हमला किया। यूक्रेन के गोरिल्ला हमले से रूस के रोस्टोव ऑन डोर शहर में भीषण आग लग गई। रूस के कई बिजली सब स्टेशन भी यूक्रेन के टारगेट पर रहे, लेकिन रूस ने दावा किया है कि उन्होंने रात भर में काला सागर, क्रीमिया और क्रास्नोदार जैसे इलाकों में यूक्रेन के कम से कम 120 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन युद्ध 180 डिग्री बदलने जा रहा है। रूसी सेना ने जो सपना देखा है उसे बहुत बड़ा झटका पहुंचने जा रहा है। यूक्रेनी सेना सरेंडर करने के बजाय पलटवार करने जा रही है। नेटो ने यूक्रेन को ऐसा कवच दे दिया है जो रूस के विजय अभियान पर ब्रेक लगा सकता है। सवाल यह है कि नेटो का कवच यूक्रेन के लिए वरदान कैसे साबित होने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना के कीव विजय अभियान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। रूसी फौज यूक्रेन और उसके शहरों पर अब इस तरह बारूदी वज्रपात नहीं कर पाएगी। यूक्रेन में बारूदी जलजला लाना रूस के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। नेटो देशों ने जो फैसला किया है उससे रूस की जीत बहुत दूर चली गई है। नेटो यूक्रेन को उस कवच से लैस करने जा रहा है जिससे भेद पाना रूस के लिए आसान नहीं होने वाला है। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है, लिहाजा रूस की सेना 3 महीने से यूक्रेनी धरती को बुरी तरह चला रही है, लेकिन अब रूस इस तरह से यूक्रेन का दहन नहीं कर पाएगा। यूक्रेन को नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम बचाएंगे।
नीदरलैंड्स और रोमानिया यूक्रेन को एडवांस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से यूक्रेन का सुरक्षा कवच मजबूत हो जाएगा। लेकिन रूसी सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करेगा नॉर्वे का नोमैड्स एयर डिफेंस सिस्टम। नॉर्वे ने घोषणा कर दी है कि वो यूक्रेन को अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम नोमैड्स देगा। नोमैड्स एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, अटैक हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों का शिकार करता है। रूस ज्यादातर इन्हीं हथियारों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ऐसे में नोमैड्स एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए गेम चेंजर तो रूसी सेना के लिए किलर साबित हो सकते हैं। इसी के साथ ही यूक्रेन ने युद्ध के मैदान में एक नया ड्रोन उतार दिया है। इस ड्रोन का नाम है ST-1। यूक्रेन के इस ड्रोन का काम जमीन में लगाई गई माइंस को न सिर्फ ढूंढना है बल्कि उसे बर्बाद भी करना है। जाहिर है यूक्रेन और नेटो जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में युद्ध न सिर्फ और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है बल्कि रूसी सेना के लिए मुश्किलों का नया अंबार खड़ा होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन से मुलाकात के बाद किम जोंग ने फैसला लिया है कि वो साउथ कोरिया को सबक सिखाने के लिए परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रूस ने इसमें मदद का भरोसा दिया है। अगर किम ने परमाणु परीक्षण कर लिया तो कोरियाई प्रायद्वीप के सुलगने के पूरे आसार। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे के बाद किम जोंग उन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। साउथ कोरिया छोड़िए, किम जोंग अब सीधे सुपर पावर से टकराने की तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी है न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाना। पेंटागन की रिपोर्ट से सामने आया है कि नॉर्थ कोरिया अगस्त में परमाणु परीक्षण कर सकता है और इसके लिए रूस मदद कर रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच सहमति किम के रूस दौरे पर बनी थी, लेकिन फाइनल मोहर पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे पर लगी है। नॉर्थ कोरिया को अंदाजा है परमाणु टेस्ट के बाद हालात तनावपूर्ण हो जाएंगे, इसलिए किम नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर अभेद्य दीवार बनवा रहे हैं। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है जिसे प्लैनेट लैब ने जारी किया है। यह वही तस्वीर है जिसमें 3 जगहों पर निर्माण दिख रहा है। यह एक दीवार हो सकती है या फिर वॉर कमांड पोस्ट। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया 4 किलोमीटर लंबे बफर जोन में यह निर्माण कर रहा है जो संधि के खिलाफ है, जबकि इस पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया है कि बॉर्डर पर रोड मरम्मत की जा रही है और यह बफर जोन में नहीं है। इस बीच साउथ कोरिया की तरफ से अलर्ट फायरिंग की गई। साउथ कोरिया ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक बॉर्डर पार करके साउथ कोरिया की तरफ आ रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया। सैनिक बॉर्डर पर कुछ निर्माण कर रहे हैं जो रात में किया जाता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह तैयारी युद्ध के लिए तो नहीं, क्योंकि रूस परमाणु टेस्ट में मदद करेगा और किम परमाणु धमकी देते ही रहते हैं।